हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ने वाले हैं क्या, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो, ये कोलबे जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में, एल्कीन्स में और एल्काइंस में, तीनों में है। तो ये काम करते हैं, तो तीनों को कंबाइंड रूप में पढ़ते हैं आज हम एल्केन भी बनाएंगे, एल्कीन भी बनाएंगे और एल्काइन भी बनाएंगे। ठीक है, तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, पहले इसको अच्छे से समझो और उसके बाद अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए तो पहले समझते हैं कि कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। एक्चुअली ये एक डीकार्बोक्सिलेशन है। इट इज अ टाइप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। मैं लिख देता हूं, इट इज ए टाइप ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब, डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, हटना। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH ग्रुप का हटना या कार्बन डाइऑक्साइड का हटना, मैं इसको बोल सकता हूं। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, इट इज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है उसे डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है और उसके बाद होता है क्या, डाइमराइजेशन। तो इसको मैं कलेक्टिवली बोल सकता हूं, इट इज अ टाइप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, डाइमराइजेशन। ठीक है, यानी पहले डीकार्बोक्सिलेशन होगा, उससे फ्री रेडिकल बनेगा और वो फ्री रेडिकल है बाद में क्या करेंगे, डाइमराइज करेंगे, तो एल्केन भी बनाएंगे, एल्कीन भी बनता है और एल्काइन भी बनता है। डिपेंड करता है कि जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोल्ट लेते हैं वो कौन सा लेते हैं। ठीक है, वो मोनोकार्बोक्सिलेट लेते हैं या डाइकार्बोक्सिलेट लेते हैं, वो डिपेंड करता है। ये बात समझ आ गई, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कई जगह पे आपको ये देखने को भी मिलेगा कि इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है कि दो फ्री रेडिकल जब आपस में कंबाइन हो गए यानी वो कपल बन गए, यानी इसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है, कोई इशू वाली बात नहीं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बनाने वाले हैं क्या, एल्केन बनाने वाले हैं। किसमें, एल्केन्स में। ठीक है, एल्केन्स बनाने वाले हैं। अब एल्केन बनाने के लिए हमको लेना क्या पड़ेगा, हमें एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सोल्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा क्या, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात समझ आ गई। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हमने एक एग्जांपल लिया, हमने ले लिया क्या, एसिटिक एसिड CH3CO, OH था, H पॉजिटिव हटा दिया तो ये बन गया O नेगेटिव, और साथ में हमने क्या ले लिया, मान लो हमने ले लिया Na पॉजिटिव। क्या नाम है इसका, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका, सोडियम एसीटेट। ठीक है ना, चलो ये हमने सोल्ट ले लिया और इसका हम लोग अब करवाने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इसका हम लोग पहले तो लेंगे क्या, एक्वस सॉल्यूशन। भाई इसको पानी में डालेंगे तभी तो ये सोल्ट क्या होगा, डिसोशिएट होगा ना कैटायंस और एनायंस में। तो हमने इस सोडियम एसीटेट का ले लिया एक्वस सॉल्यूशन और फिर हमने करवा दिया इसका क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हैं कि क्या हुआ। देखो, आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है भाई, कोई भी सेल हो, सेल में दो ही चीजें होती है। क्या होती है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट और एक इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करके देखते हैं। मान लो कि हमने एक ये सेल ले लिया, ओके, और इस सेल में हमने दो ले लिए क्या, इलेक्ट्रोड्स। दो क्या ले लिए, इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रोड तो आ गए हमारे, ओके, और उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, जैसे ही सोडियम एसीटेट का हमने क्या ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलो, तो ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं दे आर डिप्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस सोडियम एसीटेट। ठीक है, चलो, ये कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, जिससे क्या होगा, ये सोल्ट डिसोशिएट हो जाएगा। तो क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा क्या, CH3COO नेगेटिव और एक क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव। क्लियर है, और क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर तो है। ठीक है, क्या है, वाटर है। ये बात समझ आ गई। चलो अब देखो, ये जो दो इलेक्ट्रोड है इनको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, एक बैटरी से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। लेफ्ट में हमेशा किसको लिखा जाता है, एनोड को लिखा जाता है। राइट में किसको लिखा जाता है, हमेशा कैथोड को लिखा जाता है। तो यहां पे आपका एनोड कौन सा टर्मिनल हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, और कैथोड कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है,
चाहे वो कोई भी सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो। और कैथोड पे कौन होता है? हमेशा हमेशा कैथोड पे रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आ गई? कोई इशू नहीं है। चलो तो अब हम लोग करने वाले हैं क्या? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले देखो एट एनोड कि एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाली है। एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है एनोड पे? हमेशा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहां पे एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, और पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स कौन जाते हैं? अपोजिट वाले चार्ज वाले आयंस, जैसे ये एनाइंस जाएंगे, ठीक है ना। चलो इनको एनाइन बोला भी इसलिए जाता है, क्यों? क्योंकि ये एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो एनोड का एन और ये आयन तो है ही, तो ANION एनाइन। तो एनाइन कौन होते हैं? जो एनोड की ओर मूव करते हैं। तो यहां पे आपका एनाइन कौन है? ये एसीटेट। ये कहां पे मूव करेगा? ये एनोड की ओर मूव करेगा। तो होगा क्या? यहां पे देखो CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो कहां पे मूव किया इसने? एनोड की ओर, ठीक है। अब जब ये एनोड की ओर मूव करेगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा, क्योंकि एनोड पे हमेशा क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला है। तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? लूज कर दिया, ठीक है। तो लूज करने के बाद क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड O। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई। ये 2 तो बॉन्डेड हो गए और ये 6 क्या हो गए? फ्री हो गए इन द फॉर्म ऑफ 3 लोन पेयर्स। तो इन 6 फ्री इलेक्ट्रॉन में ये ऑक्सीजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, फ्री कर देगा, ठीक है। तो 6 में से एक गया, कितने बचे? 5। अब इसके पास बचे 1 2 3 4 और एक 5, ये बचे। ये बात समझ आ गई? चलो इसको ऐसे लिख दो भाई, 2 ऊपर दिखा दो और एक नीचे दिखा दो। क्लियर है? तो सबसे पहले एनोड पे कौन गया? ये एसीटेट आयन गया, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, पीछे क्या बन गया? ये। अब ये क्या बना? ये एक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बना। फ्री रेडिकल किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर है। तो ये हमारा एक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन गया। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो क्या होने वाला है कि ये जो CH3C डबल बॉन्ड O ये जो फ्री रेडिकल है, उसके बाद क्या होगा? देखो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है वो आएगा इधर, और ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये बॉन्ड यहां से टूटने वाला है, ठीक है। इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो इनके बीच का एक इलेक्ट्रॉन वो भी यहां पे मूव करेगा। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? पहले सिंगल था, अब कौन सा होने वाला है? डबल बॉन्ड होने वाला है। तो क्या बन जाएगा आपके पास? आपके पास बनेगा CH3 रेडिकल प्लस ये बॉन्ड यहां पर आ गया, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये भी क्या है? C डबल बॉन्ड O। तो यानी ये क्या बन गया आपका? ये बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CO2। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? CO2। कहानी समझ आ गई? डायरेक्ट लिख दो इसको। तो ये क्या बन गया हमारे पास? CO2। क्लियर है? अब देखो CO2 का रिमूवल हो गया, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? डीकार्बोक्सिलेशन। कहानी समझ आ गई? तो इसका मतलब एनोड के ऊपर कौन सी गैस रिलीज होने वाली है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने वाली। याद रखिएगा एनोड पे यहां पे कौन सी गैस आएगी? CO2। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कोई भी ये सोल्ट दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि एनोड की तरफ कौन मूव करेगा, या विच गैस इज डिपॉजिटेड ओवर एनोड। तो पहला आंसर आपका क्या है? CO2 विल बी डिपॉजिटेड ओवर एनोड। कहानी क्लियर है? चलो तो डीकार्बोक्सिलेशन तो हो गया। अब उसके बाद ये जो फ्री रेडिकल है, ये अपना जैसा एक फ्री रेडिकल और ढूंढेगा। तो 2 फ्री रेडिकल, CH3 रेडिकल, दूसरा एक CH3 रेडिकल, ठीक है। तो एक काम करो, क्या मैं इसको डबल कर दूं बैलेंस करने के लिए? ये डबल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फिर ये 2 ने 2 मिथाइल फ्री रेडिकल दिए, 2 मोल ऑफ CO2 रिलीज हो गई। अब ये 2 मिथाइल फ्री रेडिकल हम लोगों ने यहां पे लिख दिए। अब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? शेयर कर लिया। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो क्या बन गया? इनके बीच में बॉन्ड। तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसका क्या नाम है? इथेन। क्या नाम है इसका? इथेन। अभी इथेन गैस, भाई ये भी तो गैस है, ये इथेन गैस ये भी कहां पर जाएगी? ये भी कहां जाने वाली है? एनोड पे। तो एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड भी, और एनोड पे यहां पे आपकी CH3 यानी इथेन, ये दोनों की दोनों क्या होने वाली है? डिपॉजिट होने वाली है। विच गैस विल बी लिबरेटेड एट एनोड? कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर आपने ये सोडियम या पोटेशियम एसिडेट लिया है तो कौन सा? इथेन। दोनों की दोनों एनोड पे क्या होने वाली है? लिबरेट होने वाली है।
कहानी समझ आ गई। तो ये तो प्रोसेस था आपका किसका, एनोड का। अब चलते हैं कि कैथोड पे क्या होने वाला है। तो मैंने आपको क्या बोला कि कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई ये जो इलेक्ट्रॉन आपने लूज किए हैं किसमें, ऑक्सीडेशन में, एनोड से, ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा क्या, कैथोड। ठीक है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा ना। चलो चलो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कहां गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव होते होते कहां पे गए, कैथोड पे गए। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहा हूं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ए से कहां जाता है, सी तक जाता है। एनोड से कैथोड की ओर जाता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। क्लियर। चलो तो इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए, एक बार ऊपर वाला पोर्शन हल्का सा मिटा दिया जाए। देखो, हाँ जी, हम लोग लिखने वाले हैं कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ। ठीक है, चलिए इसको भी मिटा दूं। रिमूवल ऑफ CO2 समझ आ गया होगा। चलिए तो अब रिएक्शन एट कैथोड, और कैथोड पे हमको पता है क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है, मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। ठीक है, देखो आपने क्या लिया था, आपने यहाँ पे वाटर भी लिया है और आपने यहाँ पे क्या लिया, Na पॉजिटिव आयन भी लिया है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए, इलेक्ट्रॉन एनोड से होते होते कहां पर आ गए, कैथोड पे आ गए। ठीक है, अब कैथोड, अब यहां पर उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसके टुवर्ड्स कौन मूव करेगा, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन। कैटायन का नाम इसलिए पड़ा है कि जो कैथोड की ओर मूव करे उसे क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। तो यहां पर आपका कैटायन है Na पॉजिटिव आयन। तो ये Na पॉजिटिव आयन कहां पे मूव करेंगे, इस कैथोड के ऊपर मूव करेंगे। तो देखो कैथोड पे क्या होने वाला है कि जो Na पॉजिटिव है इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो गेन कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na। तो अगर मैं दो Na पॉजिटिव है और वहां पे दो इलेक्ट्रॉन लिए हम लोगों ने, दो का मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए, तो 2 मोल ऑफ क्या बन गया आपके पास, सोडियम मेटल बन गया। ये बात क्लियर है। चलो अब देखो सोडियम मेटल कहां पे डिपॉजिट होगी, कैथोड पे। ओके, और ये डिप्ड है किसमें, इस सॉल्यूशन में, जिसके अंदर आपके पास क्या है, वाटर भी है। इसका मतलब ये सोडियम है इस वाटर के कांटेक्ट में आएगा, और जब ये सोडियम है वाटर के कांटेक्ट में आता है तो हमको पता है कि सोडियम को पानी में डालने से वो आग पकड़ लेता। क्यों, रिएक्शन क्या होगी, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaOH, और प्लस में कौन सी गैस लिबरेट करेगा, H2। बैलेंस कर दे, 2Na प्लस में 2H2O क्या देगा, 2NaOH प्लस में H2। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अब ये हाइड्रोजन गैस कहां जाने वाली है, ये हाइड्रोजन गैस आपके कैथोड पर डिपॉजिट होने वाली है। तो कैथोड पे क्या क्या डिपॉजिट होगा, कैथोड पे आपके हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगी। कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगी। कहानी समझ आ गई। चलो अब उसके बाद आपके पास क्या बना, NaOH बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो बना है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कहां पे रह जाएगा, सॉल्यूशन में रह जाएगा। अब देखो यार ये तो है बेस, जब ये सॉल्यूशन में रह जाएगा इसका मतलब जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है, इसका मतलब जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है इट बिकम्स बेसिक, इट बिकम्स बेसिक, वो बेसिक हो जाने वाला है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या जाने वाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आने वाला है। इसका मतलब रिमेनिंग सॉल्यूशन अगर बेसिक हो गया तो उसका पीएच भी क्या हो जाएगा, उसका पीएच भी इंक्रीज हो जाएगा। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब आप इसका सोडियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है उसका पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो इंक्रीज हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, इट बिकेम सेम, या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या आएगा, द पीएच ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, पीएच बढ़ जाएगी क्योंकि सॉल्यूशन बिकम बेसिक, क्योंकि यहां पर क्या आने वाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आने वाला है। कहानी क्लियर हो गई। तो चलो, तो हमने क्या बना दिया, यहाँ पे एल्केन बना दिया, और एल्केन यहाँ पर कहां बनेगा, वो बनेगा कहां पे, एनोड के ऊपर लिबरेट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। कहानी क्लियर है, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, अब इसको एक बार आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। कुछ एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो, मिटा दिया जाए इसको, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। अब हम लोग लेते हैं कि मान लो हमने ले लिया क्या, सोडियम फॉर्मेट ले लिया। क्या ले लिया, सोडियम फॉर्मेट। देखो ध्यान से, हमने क्या एग्जांपल लिया, क्या, HCO नेगेटिव Na पॉजिटिव। नाम क्या इसका, फॉर्मिक एसिड का सोडियम सोल्ट है, क्या नाम इसका, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, अब इस सोडियम फॉर्मेट का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, ठीक है, इसका क्या लेना पड़ेगा आपको, एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, प्लस में ये लो वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो देखो होने वाला क्या है, ठीक है, तो यहां से क्या आने वाला है, HCO नेगेटिव। HCO नेगेटिव ये क्या है, एनायन, कहां की ओर मूव करेगा, एनोड की ओर मूव करेगा। फटाक से रिएक्शन लिख दे, एट एनोड, ठीक है, क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है,
कौन जाएगा यहाँ पे, फॉर्मेटाइन जाएगा, HCOO नेगेटिव जाएगा, ठीक है। जाएगा तो क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, पीछे क्या बचा, HC डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5, पहले 6 फ्री इलेक्ट्रॉन थे, 5 फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, प्लस में ये तो 2 ले लो, ये भी 2 मोल ले लो, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिलीज हो गए। ये बात समझ आ गई। चलो अब देखो फॉर्मेटाइन में क्या होगा, ये फ्री रेडिकल बना है, ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बना है, इसमें क्या होने वाला है बाद में, 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर और इस हाइड्रोजन और इस कार्बन का बॉन्ड टूटेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का जो था वो आएगा इधर, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, इस कार्बन ऑक्सीजन में पहले सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यानी तो बन जाएगी CO2, प्लस में क्या रह जाएगा आपके पास, H रेडिकल, ठीक है। 2 मोल ले लो, 2 मोल CO2 रिलीज हुई, 2 मोल H रेडिकल, अरे भैया एक H रेडिकल दूसरे H रेडिकल के साथ में कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2। तो देखो सबसे पहले तो आपने क्या किया, डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन करने से आपका बना क्या, आपका बना फ्री रेडिकल, और वो फ्री रेडिकल बाद में क्या कर लेते हैं, डाइमराइज कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ये डाइमराइजेशन, तभी हम इसको बोलते हैं इट इज अ टाइप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डाइमराइजेशन। अब यहां पर अगर आप सोडियम फॉर्मेट का इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो भैया यहां पर ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कहां पर जाएगी, ये जाएगी आपके एनोड पे। एनोड पे क्या क्या जाने वाला है, CO2 भी जाने वाला है और यहां पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। तो ये तो एल्केन है नहीं, लेकिन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कर पाओगे। सिमिलरली आप क्या कर लोगे कि रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या क्या रिएक्शन होगी, तो कैथोड पे सेम यही रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। वही Na पॉजिटिव है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा Na, और Na है वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बनाएगा, प्लस में H2, यानी ये जो H2 है ये भी कहां पे जाने वाली है, कैथोड। यानी अगर आप सोडियम फॉर्मेट का कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो हाइड्रोजन गैस है वो एनोड पे भी डिपॉजिट होगी, वो आपकी कैथोड के ऊपर भी डिपॉजिट होगी, दोनों पे डिपॉजिट होगी। कहानी समझ आ गई। और बाकी सेम कॉन्सेप्ट है, द रिमेनिंग सॉल्यूशन बिकेम बेसिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो पीएच क्या हो जाएगा उसका, इंक्रीज हो जाएगा। कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो एक बार इन एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कुछ एक स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है, और वो स्पेशल पॉइंट क्या क्या, देखो स्पेशल पॉइंट्स। पहली बात तो कि जब हम लोग ये कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें जो हमारा एल्केन बनेगा वो सिमेट्रिकल बनता है, ठीक है ना। सिमेट्रिकल यानी जिसके अंदर क्या हो, जैसे 2 कार्बन का हो, ठीक है, 4 कार्बन का हो, जैसे 6 कार्बन का हो, यानी एल्केन्स विद क्या, इवन नंबर ऑफ कार्बन, दे आर फॉर्म्ड इन कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी अगर मैं मीथेन की बात करूं, मीथेन में तो एक ही कार्बन है, तो भैया वो फॉर्म नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया क्या, कि मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर बाय दिस मेथड। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से अगर आप मीथेन बनाना चाहो तो मीथेन नहीं बनेगा, ठीक है। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई आपका, मैंने क्या बोला कि एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो फॉर्म होता है, यानी सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म होते हैं। लेकिन मान लो आपने क्या किया, आपने मिक्सचर ले लिया 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलेट आयंस का। इफ यू गेट ए मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो आपने क्या लिया, आपने लिया R प्राइम ले लो, ठीक है, CO नेगेटिव K पॉजिटिव, पोटेशियम एल्केनोइड ले लिया, ठीक है, ओके। और एक आपने ले लिया क्या, R डबल प्राइम CO नेगेटिव K पॉजिटिव, यानी ये जो R प्राइम और ये जो R डबल प्राइम है दे आर डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट है। अगर एक मिथाइल है तो दूसरा कौन सा होगा, मान लो इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ये दोनों सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। अगर ये लेते हो प्लस में क्या ले लिया आपने, वाटर, और आप इनका क्या करा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो। क्या करा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो भैया आपका जो एल्केन बनेगा ना वो भी क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, जितने भी पॉसिबल एल्केन हो सकते हैं वो सारे बनेंगे। कैसे बनेंगे, ऐसा हो सकता है, एक्चुअली प्रोसेस क्या, देखो हमको पता है कि भाई ये आयनाइज होगा सबसे पहले, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, फिर उसके बाद
इनका एक इलेक्ट्रॉन यहां जाना, तो यहां से CO2 बनेगी, तो यहां से आपका क्या बनेगा, यहां से आपका बनेगा R प्राइम रेडिकल बनेगा। ठीक है, तो सारे के सारे पॉसिबल एल्केन फॉर्म हो सकते हैं, और वो पॉसिबल कैसे कि एक R प्राइम रेडिकल दूसरे R प्राइम रेडिकल से कंबाइन करेगा, तो ये एल्केन फॉर्म होगा, नंबर 1। फिर ऐसा हो सकता है कि एक यहां से कौन सा रेडिकल आने वाला है, R डबल प्राइम, एक R डबल प्राइम रेडिकल दूसरा इस R डबल प्राइम रेडिकल से कंबाइन करेगा, तो ये एल्केन फॉर्म हो जाएगा। तीसरा ये हो सकता है कि ये R प्राइम रेडिकल इस R डबल प्राइम रेडिकल से कंबाइन कर ले, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ले, तो ये एल्केन फॉर्म होगा। यानी जितने पॉसिबल एल्केन्स है वो सारे के सारे फॉर्म होंगे अगर आप मिक्सचर ले लेते हो दो डिफरेंट कार्बोक्सिलेट सॉल्ट का। कहानी समझ आ गई? चलो उसके बाद देखो नंबर 3। नंबर 3 बड़ा ही शानदार है कि जो ट्रू कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट वो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं देते हैं। तो क्या लिखा हम लोगों ने, ट्रू कार्बोक्सिलिक एसिड salts do not undergo Kolbe's इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये ऐसा क्यों हुआ इसको हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट के साथ में। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लें हम लोग, यहां पे एग्जांपल क्या लिया हमने, ले लिया क्या, बेंजोइक एसिड। हमने क्या ले लिया, बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड का मान लो हमने पोटेशियम सॉल्ट ले लिया, O नेगेटिव K पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो तो जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, देखो प्लस में वाटर, हमने क्या कर दिया इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोग जान चुके हैं, शॉर्ट में करें क्या होगा, देखो कि यहां से वो पहले क्या होगा, इसका डिसोसिएशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एनोड पे, उसके बाद आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा क्या, बेंजोएट फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, और वो फ्री रेडिकल में बाद में क्या होने वाला है कि एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं इसको, क्या होने वाला है बाद में, ठीक है, COO, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो यहां से क्या निकल गई, CO2 निकल गई। पीछे क्या बचा आपके पास, ये जो बचा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं उसे, फिनाइल फ्री रेडिकल। तो यहां पर दो बातें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन गया है वो किसके बीच में गया, इस कार्बन और इस कार्बन के बॉन्ड का गया। यानी ये जो कार्बन है विच इज 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन क्या आपका sp2 हाइब्रिडाइज। आप इस sp2 हाइब्रिडाइज से एक इलेक्ट्रॉन छीन रहे हो। अब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में s कैरेक्टर ज्यादा है जिससे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, और जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। पहला तो रीजन हो गया ये। दूसरा रीजन ये है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन चला भी गया तो उसके बाद आपके पास जो रिमेनिंग स्पीसीज बची वो कौन सी बची, फिनाइल फ्री रेडिकल। और फिनाइल फ्री रेडिकल है लीस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है ये, लीस्ट स्टेबल। अगर ये लीस्ट स्टेबल होगा तो इसका मतलब वो फॉर्म नहीं होगा। इसलिए हमने बोला कि जो ट्रू कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट है दे डू नॉट अंडरगो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कहानी समझ आ गई, कोई इशू नहीं है, कर पाओगे। चलो तो कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब बात यह है कि अगर हम लोग सोच रहे हैं कि एल्केन बनाने के लिए कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करें और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एल्केन बनेगा, नहीं नहीं, तो हमारी ये गलत फहमी है। कैसे कि हमारे पास कुछ एक साइड प्रोडक्ट और भी बनने वाले हैं, हालांकि वो माइनर होंगे लेकिन बनेंगे तो वो भी। और वो कौन कौन से बनेंगे देखो ध्यान से, इन तीनों पॉइंट्स को पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखो, मान लो आपको दे दिया जाए, इसको मिटा दो, चलिए ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखता हूं। मान लो हमने ले लिया C2H5CO नेगेटिव K पॉजिटिव। हमने ये एक सॉल्ट ले लिया, ठीक है ना, यानी ये पोटेशियम प्रोपियोनेट या पोटेशियम प्रोपेनोएट ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, जब हम इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो उम्मीद ये है, उम्मीद क्या है कि यहां से CO2 निकलेगी। ठीक है, ये हमारे पास इथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। तो जो दो इथाइल फ्री रेडिकल है C2H5, मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं, C2H5, दो इथाइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, N-ब्यूटेन बन जाएगा। ये हमारी उम्मीद है कि ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, जो कि मेजर प्रोडक्ट है और इसमें कोई दो राय नहीं है भैया, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा।
बट अगर मैं बोलूं कि सिर्फ यही प्रोडक्ट बनने वाला है, यही एल्केन बनने वाला है, तो नहीं, यहां पर कुछ एक चीजें और भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे जैसे मान लो यहां पर क्या बना अपना, सबसे पहले C2H5, ये वाटर में डिसोशिएट होके COO, ये नेगेटिव देगा, ठीक है। अब ये कहां पर जाने वाला है? एनोड पे। ये क्या जाने वाला है? एनोड पे। तो एनोड पे जाके इसने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, तो पीछे क्या बचा? C2H5COO, पीछे हमारे पास ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बचा, ये बचा ना, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल यहां एक C2H5 फ्री रेडिकल जब रिएक्शन में बनेगा उसके साथ कंबाइन कर ले। देखो C2H5COO, ऐसे लिख दो इसको, वो एक C2H5 फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर ले, और जब ये कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास बन जाएगा एक एस्टर COO। देखा, इस और इसमें बॉन्ड बन गया C2H5, क्या नाम है इसका? इथाइल प्रोपेनोएट। तो हमारे पास एक एस्टर भी फॉर्म होगा, हालांकि वो माइनर प्रोडक्ट होगा, लेकिन वो भी फॉर्म होने वाला है। पहली बात तो ये हो गया, पहला पॉइंट तो ये कि इसमें एल्केन के साथ में माइनर प्रोडक्ट के रूप में आपका एक एस्टर भी फॉर्म होने वाला है। कहानी समझ आ गई? दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि एक C2H5 फ्री रेडिकल है, तो उसको मैं सिंपल लिख दूं ऐसे CC, चलो उसके बाद यहां पे मैं क्या लगा दूं? H2, यहां पर भी मैं क्या लगा दूं? H2, और एक H मैंने यहां दिखा दिया। भाई क्या हो गया आपका? C2H5, और इस कार्बन पे मैंने फ्री रेडिकल दिखा दिया कि भाई एक इथाइल फ्री रेडिकल के पास में क्या आया? दूसरा इथाइल फ्री रेडिकल आया C2H5, ठीक है। तो वो दोनों ने आपस में कंबाइन करके ब्यूटेन बनाने के बजाय उन्होंने क्या काम किया कि जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उसका एडजेसेंट कार्बन और उसका जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, इसने यहां से एक हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिया। तो ये क्या बन जाएगा? C2H5 था, यहां से हाइड्रोजन लिया, तो ये बन जाएगा आपका C2H6, जिसका क्या नाम है? इथेन। प्लस में फिर क्या होगा? यहां का ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों के बीच में क्या हो गया? कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो क्या बना आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका? इथीन। तो यहां से ये इथीन भी बन जाए, ठीक है। यानी आपका एक इथेन और एक इथीन, हालांकि ये दोनों ही क्या है? माइनर प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये भी यहां पे फॉर्म होंगे। इसका मतलब है कि अगर मैं एल्केन बनाऊं तो एल्केन के साथ साथ में आपका एस्टर भी बनेगा, माइनर बनेगा, आपका दूसरा एल्केन भी बनेगा। जैसे यहां पे ब्यूटेन के बजाय दूसरा एल्केन बन गया, इथेन भी बना, यहां पे आपका कुछ अमाउंट में एल्केन भी फॉर्म होगा। तो ये साइड प्रोडक्ट भी आपके यहां पर फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। तो ये थे उसके कुछ एक स्पेशल पॉइंट। ये बात समझ आ गई? चलो ठीक है, तो इनको एक बार नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं किसके ऊपर? हम चलते हैं कि हम कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में बनाने वाले हैं क्या? एल्कीन बनाने वाले हैं। आपको मेजर कॉन्सेप्ट तो समझ ही आ गया होगा इसमें, ठीक है। चलो अब फटाफट करते हैं इसको। क्या फॉर्म करने वाले? एल्कीन। ये एल्कीन के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी आ जाएगा, देखो, ठीक है। किसमें? एल्कीन्स में, ठीक है। अब ये एल्कीन बनाने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। यहां पे हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट नहीं लेंगे, यहां पे हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सोल्ट लेंगे। तो क्या लेंगे? क्या लेना हमको? सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमको लेना है यहां पे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो हमने क्या लिया यहां पे? हमने ले लिया क्या? CH2 CO नेगेटिव K पॉजिटिव, CO नेगेटिव K पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पोटेशियम सक्सीनेट। क्या बोलते हैं इसे? पोटेशियम सक्सीनेट। यानी ये सक्सिनिक एसिड का क्या है? क्या है ये? सोल्ट है ये, ठीक है ना, पोटेशियम सोल्ट है। तो क्या नाम है इसका? पोटेशियम सक्सीनेट। अब देखो कि जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, पहले तो क्या करेंगे इसका? इसका एक्व सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका हम लोग करने वाले हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिंपल। तो देखो डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्ट बनाए यहां पे कि यहां से सबसे पहले क्या होगा? ये K पॉजिटिव जाएगा, फिर ये एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से। सिमिलरली
ये बॉन्ड भी टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां का और एक इलेक्ट्रॉन यहां का, तो एक CO2 यहां से आएगी, एक CO2 यहां से आएगी, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो क्या बना आपके पास बना CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका, इथीन, क्या नाम है इसका, इथीन। प्लस में क्या बन जाएगी CO2, मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं, प्लस में बनेगी CO2, प्लस में K पॉजिटिव लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, KOH बन जाएगा, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाएगी। कहां पर रिलीज होगी, कैथोड पे रिलीज होगी, और ये इथेन कहां पर आएगी, एनोड पे आएगी। कहानी क्लियर है, कोई इशू नहीं है। चलो अब मान लो हम कोई दूसरा सोल्ट ले लें, जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 1 था, एग्जांपल नंबर 2 ऐसा ले लें कि COO नेगेटिव Na पॉजिटिव ले लिया हम लोगों ने, यहां पर हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, इस कार्बन के साथ भी हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, 1 2 3 यहां पे H कर दिया, यहां भी H कर दिया, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, प्लस में क्या ले लिया हमने, वाटर ले लिया, और इसका हमने क्या कर दिया यहां पे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये CO2 जाने वाली है यहां से ये CO2 भी जाने वाली है, फिर ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, यानी इन दोनों कार्बन के अंदर CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर भी क्या लग गया CH3, यहां पर भी क्या लग गया CH3, यानी आपकी ब्यूटटूइन बनने वाली है। ठीक है, क्या बनने वाली है, ब्यूटटूइन, समझ जाओगे, कोई इशू नहीं है। तो ये तो था क्या, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बनाने के लिए, एल्कीन को बनाने के लिए। अभी हम लोग पढ़ते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बनाने के लिए, एल्काइंस को बनाने के लिए। इसको नोट कर लो एक बार आप। चलिए, तो एल्काइंस को बनाने के लिए देखो, हाँ जी, तो हमने बनाना अभी क्या, एल्काइंस। ठीक है, तो सेम हमने लिया क्या, देखो हमने लिया C डबल बॉन्ड C, एल्काइन बनाने के लिए पहले हम जो 2 कार्बन लेंगे उनमें ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड होगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये COO नेगेटिव, मान लो यहां पे ले लिया Na पॉजिटिव, मान लो यहां पर भी क्या ले लिया COO नेगेटिव Na पॉजिटिव ले लिया, 1 2 3, तो यहां पे एक H आ गया, यहां पर भी एक H आ गया। ठीक है, यानी अब इसका नाम क्या है, इसको दो एग्जांपल हो सकते हैं भाई, एक आपने पढ़ा होगा फ्यूमेरिक एसिड, एक आपने पढ़ा होगा मैलिक एसिड। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैलिक और फ्यूमेरिक क्या होते हैं, हालांकि आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर से बताते हैं। देखो क्या है कि CH डबल बॉन्ड CH, अगर ये COH ग्रुप एक यहां लग जाए, एक यहां लग जाए, ठीक है, H को अगर मैं दिखा दूं, एक H यहां पर और एक H क्या लग जाए, यहां पे लग जाए, यानी ये एक एल्कीन है जिसमें सेम ग्रुप आर एट अपोजिट साइड, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस एल्कीन हुई ना। ये कौन सा फॉर्म हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, तो इसका नाम है क्या, फ्यूमेरिक एसिड। क्या नाम इसका, फ्यूमेरिक एसिड। लेकिन अगर यही क्या हो जाए, सिस हो जाए, C डबल बॉन्ड C, यहां पर भी COH, यहां पर भी COH, H यहां लग जाए, H लग जाए, यानी दोनों जो कार्बोक्सिल ग्रुप थे दे आर एट द सेम साइड, यानी ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म। तो भैया फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड। अगर आपने आइसोमरिज्म वाला चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़ा है और उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ा है, तो जो फ्यूमेरिक एसिड और जो मैलिक एसिड होते हैं दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। भाई दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है इट इज सेम, ठीक है, लेकिन इन दोनों में ये तो ट्रांसफॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है, तो बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कहानी समझ आ गई, ठीक है। अब यहां पे मान लो मैंने ले लिया क्या, सोडियम, जैसे मैलिएट ले लिया कि दोनों CH ग्रुप मान लो एक साइड थे, तो हमने क्या ले लिया, सोडियम मैलिएट। ठीक है, और यहां पर आप क्या ले सकते हो, सोडियम फ्यूमरेट भी ले सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, दोनों के अंदर जो प्रोडक्ट बनने वाला है सेम बनने वाला है। मिटा दो इसको एक बार। चलिए, तो आपने सोडियम मैलिएट ले लिया और आप सोडियम फ्यूमरेट भी ले सकते हो। तो एक बार इसको भी दिखा दूं, C, फिर क्या डबल बॉन्ड C, यहां पर हो जाए COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहां पर हो जाए C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, एक H यहां, एक H यहां। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम फ्यूमरेट। ये ट्रांसफॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। क्लियर है। चलो एक्वा सॉल्यूशन ले लो इनका। एक्वा सॉल्यूशन लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बता दूं क्या बनेगा। होने वाला कुछ नहीं है, यहां से क्या जाएगा, CO2 जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन होने वाला है, फ्री रेडिकल फॉर्म होने वाला है। ठीक है,
यहां पर भी CO2 जाएगा, ये फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो पहले ऑलरेडी दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड था, अब एक बॉन्ड और बनने वाले में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका नाम क्या है, इथाइन, जिसका कॉमन नेम एसिटिलीन भी है। ठीक है, तो यहां पे इथाइन फॉर्म हो जाएगा, प्लस में क्या फॉर्म होगा, प्लस में CO2, प्लस में NaOH, प्लस में H2। कहानी समझ आ गई? मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, मैंने आपको मेन प्रोडक्ट बताया कि मेन प्रोडक्ट आपका यहां पर क्या बनने वाला है, इथाइन बनने वाला है। और यही कहानी अगर मैं यहां पर कर दूं, प्लस में H2O इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहां पर भी कुछ नहीं, सेम, यहां से CO2 जाएगा, यहां से भी CO2 जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये यहां पे, तो क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, ट्रिपल बॉन्ड आ गया इनके बीच में, पहले ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड और बन गया, तो यहां पर भी क्या बनने वाला है, इथाइन। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये यहां पर भी प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, सेम बनने वाला है। क्लियर है? तो ये क्या बनाया हम लोगों ने, यहां पर एल्काइंस बनाए हम लोगों ने। कर पाओगे? तो ये था आपका क्या, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस था। ठीक है, हमने कुछ एक स्पेशल पॉइंट पढ़े, आप इससे एल्केन बना सकते हो, आप इससे एल्कीन बना सकते हो, और एल्काइन भी बना सकते हो। ठीक है, ये आपके मेजर प्रोडक्ट होंगे, लेकिन याद रखिएगा इसके साथ साथ में कुछ एक माइनर प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे एस्टर भी बन सकता है साथ में आपका एल्कीन, जैसे एल्केन बनाने चले हो तो एक एल्कीन भी फॉर्म हो सकता है, और जो एल्केन बनाने चले उससे हटके दूसरा एल्केन भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होंगे यहां पर। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।